हेलो स्टूडेंट्स, सो यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज वीडियो। सो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की साइकोलॉजी की वीडियो में। अगर आप साइकोलॉजी क्लास 12th या मनोविज्ञान क्लास 12th के लिए सर्च करें स्टूडेंट, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह वीडियो, यह चैनल खासकर तनिष्क क्रैश कोर्स आप सबके लिए लाया है। क्लास 12th की साइकोलॉजी कंप्लीट, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आप हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हमने दोनों तरह की मीडियम की वीडियोस आप सबके लिए बनाई है और बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट साइकोलॉजी का नोट्स मैं आप सबके लिए प्रिपेयर कर रखा हूं। सो आप हमसे जुड़ करके अपनी साइकोलॉजी, अपनी मनोविज्ञान की स्टडी बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आज हम बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत, ठीक है, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है और जिससे मोस्ट ऑफ टाइम आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। फिर चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप यूपी के हैं, बिहार के, एमपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है, या जो है दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान आपका विषय है, तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपको हेल्प करेगी। और साथ ही साथ किसी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम है, उस माध्यम से भी अगर आप स्टडी कर रहे हैं, तब भी यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो आज हम यहाँ पर समझेंगे बुद्धि के सिद्धांत को। बुद्धि के सिद्धांत को समझने के लिए हम जो है एक एक पॉइंट्स को, इसको समझने से पहले आपको बता दूं कि इस पूरे आज के टॉपिक के अंदर कंप्लीटली हम बुद्धि के सिद्धांत को आज कवर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं इतना आपको एक बार आपको आइडिया दूं कि इस पूरे टॉपिक के अंदर जितना भी हम पढ़ेंगे उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और क्या आपके जो है किसी भी अन्य किसी अदर एग्जाम, जैसे मान लेते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं स्लाइड पर, ताकि आप यहां से देखें कि आज की जो वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे कौन कौन से आपको मिलने वाले हैं, जिस पर आपको फोकस, अटेंशन करना है, और मैं आपको उसको डिटेल में समझाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट, एक कारक सिद्धांत, ठीक है। एक कारक सिद्धांत हम जिसे बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत में पढ़ेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये आपका क्वेश्चन बनता है इससे, द्विकारक सिद्धांत। कई बार ये दोनों ही क्वेश्चन आ जाते हैं, इनमें डिफरेंस पूछ लिया जाता है, या कई बार दोनों की परिभाषा पूछी जाती है, या दोनों के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद इसी से मिलता जुलता आपका सकारक और विकारक। सकारक इसे सामान्य कहेंगे, विकारक से विशिष्ट कारक कहेंगे। तो इन दोनों में भी भेद पूछा जाता है, या ये क्या होते हैं, इसके प्रश्न जो है आपसे एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछा जा सकता है, या डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। हम जो टॉपिक आज पढ़ेंगे उसके अंदर कुछ हमें इंपॉर्टेंट शब्द मिलेंगे, उनके अर्थों को भी मैं यहाँ लिख रखा हूँ, ताकि आप सभी को सुविधा पूर्व में आपको समझा सकूँ, आप समझ पाए क्लास 12 की मनोविज्ञान इस विषय को अच्छे से, जो कि हिंदी मीडियम में है। सो निष्पादन आपको एक शब्द मिलेगा। निष्पादन का अर्थ होता है स्टूडेंट्स पूरा करना, ठीक है, जो आपको मिलेगा। तो मैं आप को पढ़ाने के साथ साथ आपके जो शब्दार्थ हैं हिंदी के या साइकोलॉजिकल जो भी वर्ड्स मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है, आप सबको उससे सेपरेट में देना चाहिए। मैं ये भी काम कर रहा हूँ, आप सबके लिए मैं पूरी तरह से जुटा हुआ हूँ, ताकि आप सबको मैं क्वालिटी स्टडी, एक क्वालिटी प्रिपरेशन आप सबको मैं प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। सो निष्पादन का अर्थ होता है पूरा करना। संज्ञात्मक का अर्थ होता है स्टूडेंट्स बोध। अगर जहां पर संज्ञात्मक आपको मिलता है तो उसका अर्थ समझना कि उससे बोध या आपकी समझ से मतलब है, ठीक है। उसके बाद अधिगम का अर्थ होता है प्राप्ति या सीखना, जानना, तो हम अधिगम कहते हैं, ठीक है। हिंदी अपने में एक बहुत ही पूर्ण आपका भाषा है, और इस भाषा को समझने के लिए निश्चित रूप से हमें इनके शब्दों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जिस तरह से इंग्लिश के शब्दों का ज्ञान हम लोग करते हैं, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, पढ़ते हैं, उसी तरह से हिंदी भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है हम सबके लिए। जो चलते हैं स्टूडेंट्स स्क्रीन पे, और हम पढ़ते हैं बुद्धि के सिद्धांत को, ठीक है। बुद्धि के सिद्धांत आपको नाम से ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है कि यार बुद्धि की क्या सिद्धांत है ना। क्या मेरी और आपकी बुद्धि अलग अलग सिद्धांत पे काम कर रही है? क्या आपके पास अलग बुद्धि है, मेरे पास अलग बुद्धि है? तो निश्चित रूप से हम जो है उस चीज को यहाँ पर समझेंगे। सो यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर जैसा कि उन्होंने लिखा है कि मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अनेक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कह रहा है जो भी मनोवैज्ञानिक है उन्होंने बुद्धि के अलग अलग सिद्धांत को बताया है। इन सिद्धांतों को मोटे तौर पर मनोमितिक या संरचनात्मक उपागम अथवा सूचना प्रक्रमण उपागम का प्रतिनिधित्व करने वाले दो समवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कह रहा है ये जो आपके जो है सिद्धांत है, इनको मोटे मोटे तौर पे दो अलग अलग
अप्रोच, उपागम का मतलब होता है अप्रोच, और अप्रोच का मतलब होता है अलग अलग एस्पेक्ट, अलग अलग पहलुओं से लोग समझते हैं। और उस चीज को समझाने के लिए आपने देखा होगा कि मैं इस स्लाइड के अंदर एक जो है मेल एंड फीमेल जो कि आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, मैंने इसकी भी इमेज साथ में लगा रखी है इस साइकोलॉजिकल माइंड के अलावा। तो आप सोच सकते हैं कि मैंने इसे क्यों लगाया है। ऑफ कोर्स मैंने इसको इसी वजह से लगाया है स्टूडेंट, जैसे मान लेते हैं ये आपका जो पॉइंट यहां से है, मैं उसको समझाने के लिए आप सबके लिए वो लगाया हूं। जब हम बात करते हैं उपागम, उपागम का मतलब मैंने आपको बताया, उसको इंग्लिश में अप्रोच कहते हैं। अप्रोच का मतलब यहां पर हर एक इंसान का किसी भी चीज को या किसी भी दूसरे इंसान को समझने का अलग अलग अप्रोच होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि आप जाते हैं अपने लिए, अगर आप बॉय हैं और अगर आप गर्ल हैं, सो आप उसी तरह से आप उसको चेंज कर लेना। अगर अपने लिए आप रिश्ते की बात करने जाते हैं तो हर एक पर्सन का, आप जा रहे हैं, आपकी मम्मी जा रही हैं, आपके फादर जा रहे हैं, आपका भाई जा रहा है, तो हर एक पर्सन, जब भी मान लेते एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि हम चले जाते हैं लड़की देखने के लिए, ठीक है, लड़की के रिश्ते के लिए हमें बात करना है, हम उसे देखने जाते हैं, तो निश्चित रूप से सभी उस लड़की को अलग अलग अप्रोच से देख रहे होंगे। सभी उस लड़की को जब देखने जाएंगे उनका अप्रोच अलग होगा। कोई उसको ये देख रहा हो यार कितनी सुंदर है वो, है ना, और कोई उसको ये देख रहा हो कितनी गुड़ी है, कोई उसको ये देख रहा हो कितनी पढ़ी लिखी है ना। अगर ये लड़की कहीं नौकरी करने के लिए जाती है तो वहां पर उसकी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसकी स्किल्स को देखा जाता है कि वो कितनी परफेक्ट है उसकी पर्टिकुलर स्किल्स के अंदर, है ना। जिस भी पर्टिकुलर जॉब के लिए जाएगी उस पर्टिकुलर जॉब में उसकी स्किल को देखा जाएगा। उसी तरह से दोस्तों इसे ही हम कहते हैं अप्रोच। हर एक इंसान का अलग अलग व्यू पॉइंट को समझने के लिए उसके अलग अलग अप्रोचेस होते हैं। तो यहां पर आपका अप्रोच क्या है, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली अप्रोच का मतलब मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, या उपागम का मतलब समझ गए होंगे। तो जब हम बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां हम उसके अलग अलग अप्रोच को लेके यहां समझेंगे, ठीक है। तो सबसे, क्योंकि इसका जो नियम जो है या जो सिद्धांत जो इसने प्रतिपादन किया है वो हमारे जो है साइकोलॉजिस्ट लोगों ने प्रतिपादन उसका किया है, तो उनके अलग अलग अप्रोच थे, ठीक है, उनके अलग अलग उपागम थे। तो पहले हम यहां बात करेंगे मनोमितिक उपागम, साइकोमेट्रिक अप्रोच। सो मनोमितिक उपागम के अंतर्गत में हम बेसिकली क्या करते हैं, में बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यता का एक समुच्चय माना जाता है। और जिन साइकोलॉजिस्ट ने, जिन मनोवैज्ञानिकों ने इस आधार पर बुद्धि को समझा या उसके सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो उन्होंने यह माना है कि जो बुद्धि होती है वो अनेक प्रकार की योग्यता का एक समुच्चय है। समुच्चय का मतलब होता है मेल या जोड़, ठीक है। मतलब निश्चित रूप से आपको मैथ्स आती है, जैसे मेरा है, मुझे मैथ भी आती है, मुझे फिजिक्स भी आती है, मुझे केमिस्ट्री भी आती है, मुझे इंग्लिश भी आती है, मतलब मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें लगभग आती हैं। तो मतलब एक समुच्चय है, एक इंटीग्रल है, एक टोटल में है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे अगर केमिस्ट्री आती है तो मैं क्या उसका एक पीएचडी जितने मास्टर कितना मुझे आती है, ऑफ कोर्स उतना मुझे नहीं आती है ना। क्या मुझे बाकी सारी चीजों में जो स्पोर्ट्स हो गए क्या उसके अंदर बहुत एक्टिव हूं, बहुत एक्सपर्ट हूं मैं, ऑफ कोर्स नहीं, मुझे वो सारी चीजें उतनी अच्छे से नहीं आती है। क्या मुझे सिंगिंग आती है, नहीं, ऑफ कोर्स मुझे नहीं आती है, या आती भी है तो उस लेवल से मुझे नहीं आती है। तो कहने का मतलब मुझे एक जनरल बेसिस पे देखा जाए तो ज्ञान है, लेकिन वो एक जनरल बेसिस पे ज्ञान है, एक समुच्चय मुझे ज्ञान है, ठीक है, एक समुच्चय मुझे एक ज्ञान है दोस्तों, ठीक है। तो जो भी साइकोलॉजिस्ट, जो भी मनोवैज्ञानिक जो है बुद्धि के अनेक प्रकार के योग्यताओं का एक समुच्चय मानता है, वह व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले निष्पादन को उसकी संज्ञात्मक योग्यता के एक सूचांक के रूप में व्यक्त करता है। तो इस तरह के उपागम को हमने यहां पर लिया है मनोमितिक उपागम। इसे हम साइकोमेट्रिक कहेंगे, मतलब इसके अंदर टोटल में हम सब कुछ स्टडी करते हैं, सब कुछ लेते हैं और उस चीज की हम निगरानी करके चीजों को हम आकलन करते हैं। तो ये आपका पहला एक मतलब तरीका था बुद्धि को मापने का या उसको समझने का, साइकोलॉजिस्ट का मतलब मनोवैज्ञानिकों का। दूसरा आपका आता है सूचना प्रक्रमण उपागम। सूचना प्रक्रमण उपागम, इसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच कहने का मतलब, से मान लेते हैं मैंने आपको कोई क्वेश्चन समझाया, ठीक है, तो हो सकता है कि उसमें दो तरीके से वो हो सकता है, मैं यहां आपको समझाना चाहूंगा। ऐसे दो बच्चे हैं, एक स्टूडेंट्स आपका ए है, दूसरा स्टूडेंट्स बी है। तो मैंने पहले स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन समझाया, तो और उसका मैंने जब उससे पूछा कि बेटा ये क्वेश्चन मुझे आप करके दिखाओ, तो मैंने इसको जैसे समझाया था एग्जैक्टली सेम टू सेम वही उसी तरह से उसने मुझे क्वेश्चन को करके दिखा दिया,
मैं बड़ा खुश हुआ कि अच्छा बच्चा है। लेकिन दूसरा बच्चा जो है उसने भी उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन जब वो सॉल्व कर रहा था उसमें उसने कुछ नए नए मेथड को अपनी क्रिएटिविटी से डेवलप करने की कोशिश की, कुछ मुझे नई बातें, नई चीजें उसने सीखी थी या नई चीजें उसने इवॉल्व करने की कोशिश की। तो दोनों बच्चों में क्या डिफरेंस क्या है? तो ये बच्चा आपका सामान्य वाला हो गया, जो समुच्च वाला हो गया, और ये जो बच्चा हुआ अभी जो हम सेकेंड अप्रोच ले रहे हैं यहां पर सूचना प्रक्रमण उपागम, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो इंफॉर्मेशन को किस तरह से लेके उसको किस सेंस में उसको आप प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। इसके अंदर हमने जितना इनपुट डाला था उतना उसने आउटपुट निकाला, ग्रेट, अच्छा है, अच्छी बात है। जो क्वेश्चन याद कर गया था वही उसने लिख दिया। लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट, सेकंड वाले केस में जो स्टूडेंट्स जिस क्वेश्चन को पढ़ के गया था उसने उस क्वेश्चन के आंसर को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश की और उसमें वो सफल भी रहा। तो यहां पर इस तरह के डिफरेंसेस हमें सेकंड वाले में मिलता है, सूचना प्रक्रमण उपागम जिसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। कह रहा है इसके अंदर में बौद्धिक तर्कना तथा समस्या समाधान में व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। इस उपागम का प्रमुख केंद्र बिंदु और तथा एक बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं पर होता है। कह रहा बुद्धि की संरचना तथा उसमें अंतर्निहित विभिन्न बीमाओं पर अधिक ध्यान न देकर के सूचना प्रक्रमण उपागम बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार में अंतर्निहित संज्ञात्मक प्रक्रियाओं के अध्ययन पर अधिक बल देता है। मतलब इसके अंदर संज्ञात्मक आपके बोधपूर्ण जो भी प्रक्रिया है उस पर ध्यान दिया जाता है। अब हम इन दो उपागमों के कुछ प्रतिनिधि सिद्धांतों का वर्णन नीचे करते हैं और उसको समझते हैं दोस्तों। तो आपको ये देखो स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप समझना है, सेम इसी तरह से, ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होते रहें। तो अब हम जैसा कि ये कह रहे हैं कि हम पहले बता चुके हैं कि बुद्धि के सम प्रत्यय को मानसिक संक्रियाओं के रूप में औपचारिक बनाने का प्रयास करने वालों में अल्फ्रेड बिने प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। तो यहां पर इस नाम को बिल्कुल आप ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अल्फ्रेड बिने, ये प्रथम मनोवैज्ञानिक जिस पर हमने पहले भी चर्चा किया था। कह रहा है इनका प्रथम प्रयास था बुद्धि को लेकर के। कह रहा है बिने के पहले बुद्धि के संबंध में साधारण वर्णन भिन्न भिन्न सांस्कृतिक परंपराओं में उपलब्ध अनेक दार्शनिक, अनेक जो है दूसरे जो दार्शनिक थे, अपने निबंधों में उन्होंने बताया है, अपनी जो है अलग अलग उसने जो है तर्क उस पर दिए हैं। कह रहा है में हमें देखने को मिलता है, कह रहा है बिने द्वारा दिया गया बुद्धि का सिद्धांत बहुत ही सरल प्रकार का है, ठीक है। सो जो बिने के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है, बिने मतलब अल्फ्रेड बिने, कह रहा है उनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है बहुत ही सरल प्रकार का है, क्योंकि इस सिद्धांत की उत्पत्ति अधिक बुद्धिमान और कम बुद्धिमान व्यक्ति की अलग अलग पहचान करने के प्रयास के अंतर्गत हुई थी, ठीक है। मतलब ये जो आपका सिद्धांत है वो सिर्फ इस बात को समझने के लिए था कि एक व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान है, दूसरा कम बुद्धिमान है। इसलिए बिने ने बुद्धि को योग्यताओं का एक समुच्चय माना, और जो हमने ऊपर पढ़ा था इसलिए बिने ने क्या किया, बुद्धि को योग्यता का एक समुच्चय माना, ठीक है। मतलब किसके अंदर क्या योग्यता है, जैसे आपके अंदर मैथमेटिकल एबिलिटी ज्यादा है कि आपके अंदर मतलब आर्टिफिशियल एबिलिटी ज्यादा है, मतलब आर्ट्स की एबिलिटी आपके अंदर ज्यादा है, साइंटिफिक एबिलिटी ज्यादा है, या किस प्रकार की आपके अंदर योग्यता ज्यादा है। कह रहा उपयोग व्यक्ति के पर्यावरण में स्थित किसी एक अथवा समस्त समस्याओं का समाधान करने में किया जाता है। उनका सिद्धांत बुद्धि के एक कारक सिद्धांत, वन फैक्टर थ्योरी के रूप में माना जाता है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात आ गई। मैंने आपको पहले बताया था कि हमें मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पर कुछ मैंने लिख रखे हैं जिसमें आपका पहला आता है एक कारक सिद्धांत। तो यहां पर एक कारक सिद्धांत बेसिकली कहां से आया है, ये बिने के द्वारा आया है। अल्फ्रेड बिने ने इस पर काम किया था, इस पर उन्होंने डिस्कशन किया था। अल्फ्रेड बिने ने सिर्फ एक चीज को ध्यान दिया कि उन्होंने सिर्फ ये साधना चाहा, ये समझना चाहा कि हम कैसे पता लगाएंगे कि एक व्यक्ति जो है ज्यादा बुद्धिमान है, दूसरा कम बुद्धिमान है। तो उसने उस समुच्चय पे उसने ध्यान दिया। इस तरह से उन्होंने सिर्फ कुछ पहलुओं पे ध्यान दिया, इसी वजह से वह एक कारक सिद्धांत कहलाया, ठीक है। वन फैक्टर थ्योरी मतलब एक कारक उस पर ध्यान दिया गया कि भाई कौन ज्यादा तेज है और कौन कम है, ठीक है। उसके बाद आपका यहां पर के रूप में माना जाता है, जिसको किसने प्रतिपादित किया था, बेसिकली बिने ने, ठीक है। अब मनोवैज्ञानिकों ने बिने द्वारा निर्मित किए गए बुद्धि परीक्षण द्वारा व्यक्तियों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करना प्रारंभ किया। यह सिद्धांत विवादग्रस्त हो गया।
कह रहा है बाद में, जैसा कि आप जानते हैं कोई थ्योरी पहले आती है ना, थ्योरी पहले आती है, बाद में उस थ्योरी को फिर क्या करते हैं, कुछ लोग स्टडी करते हैं, फिर उसकी थ्योरी फेल होती है, फिर इस तरह से जो दूसरा मतलब जो थ्योरी सफल होती है वो मतलब फेमस होती है, फिर उस थ्योरी को फेल मतलब करते हैं, इस तरह से करते करते आखिरी में एक ऐसी थ्योरी आती है जो सदा तक चलती रहती है। ऐसे आपने अगर बेसिक क्लास में साइंस पढ़ा होगा तो उसमें भी एटम्स, न्यूक्लियंस या जो है परमाणु के संरचना को लेकर के बहुत सारी थ्योरीज आई थी। अगर आपको थोड़ा बहुत साइंस में इंटरेस्ट है तो आपको याद होगा। तो उसी तरह से यहां पर भी देखो एक के बाद एक दूसरी थ्योरी इसी प्रकार आ रही हैं, ठीक है। सो आपने देखा स्टूडेंट्स की बिने की थ्योरी हो गई फेल, बिकॉज उस पे लोगों ने जब स्टडी किया अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, तो उन्होंने पाया नहीं यार ये तो भाई कंफ्यूजिंग है, इसको हम नहीं कैरी ऑन कर सकते, इसको आगे नहीं ले जा सकते। तो उसके बाद आता है यहाँ पर 1927 में चार्ल्स स्पेयरमैन आते हैं, एक ग्रेट, ये दूसरे आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, अपने में बहुत महान साइकोलॉजिस्ट ये, ठीक है, चार्ल्स स्पेयरमैन, नाम मत भूलना। 1927 में इन्होंने द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी दी माइंड की, सॉरी इंटेलिजेंस की, ठीक है, इन्होंने इंटेलिजेंस की बेसिकली द्विकारक सिद्धांत की थ्योरी दी थी। तो ये आपके सेकंड साइकोलॉजिस्ट हैं। करा यह सिद्धांत कारक विश्लेषण की सांख्यिकीय विधि पर आधारित था, ठीक है। यह सिद्धांत किस पर आधारित था, कारक विश्लेषण। कारक विश्लेषण कहने का मतलब, जैसे आप देखो मैं एक लाइन पढ़ रहा हूं उसको मैं एलोबरेट करने की कोशिश कर रहा हूं, एक लाइन में पढ़ रहा हूं उसको मैं अपने अलग अलग तरीके से जो भी मुझे एक्सपीरियंसेस हैं मैं उन अपने अनुभव के अकॉर्डिंग में क्या कर रहा हूं उसको एलोबरेट कर रहा हूं। तो कहने का मतलब वही है कि जैसे आपने निकाला, जैसे आपके अंदर डाला गया है क्या वैसे आप निकाल दोगे, नहीं। तो उन्होंने उसको क्या किया, उसने विश्लेषण की सांख्यिकीय विधि पर आधारित था, मतलब ये पूरी तरह से विश्लेषण इसके अंदर आपका था। तो कहने का मतलब यहां पर दो फैक्टर जो है द्विकारक सिद्धांत के रूप में इसको विकसित किया गया, क्योंकि यहां पर अलग अलग कारकों पर फोकस किया गया, ठीक है। उन्होंने प्रदर्शित किया कि बुद्धि के अंतर्गत एक सामान्य कारक, इसे सा कारक या जी फैक्टर कहते हैं इंग्लिश में, सामान्य कारक और कुछ विशिष्ट कारक, और आपका कुछ विशिष्ट कारक मतलब एस फैक्टर से कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि कोई एक व्यक्ति है, यहां पर हम चलते हैं स्लाइड पे, कोई एक व्यक्ति है उसके अंदर कुछ चीजें सामान्य होगी। देखो ये आपका पहला व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है, इन दोनों के अंदर कुछ चीजें सामान्य होंगी, ठीक है, कुछ चीजें सामान्य होंगी, लेकिन कुछ चीजों से हो सकता है बी क्या हो, ए से अलग हो, और हो सकता है ए जो है बी से अलग है ना। मतलब बाकी आपने देखा होगा एक ही घर में भाई बहन है या भाई भाई है या बहन बहन है, तो बहुत सारी चीजों में वो दिखते भी सेम है, वो उनका पसंद नापसंद भी सेम होता है, लेकिन फिर भी एक भाई का सब्जेक्ट कुछ अलग होता है, दूसरा कुछ अलग होता है, एक भाई कुछ और बनना चाहता है, दूसरा कुछ और बनना चाहता है, एक भाई की मतलब उसकी हॉबीज कुछ और हो जाती है, दूसरे की हॉबीज कुछ और हो जाती है, एक भाई बन जाता है, हो सकता है बहुत बड़ा जो है डॉक्टर, दूसरा बन जाता है बहुत बड़ा सिंगर। अब देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना चेंज है। तो कहने का मतलब कुछ सामान्य कारक होते हैं, कुछ जनरल कारक होते हैं जो दोनों के अंदर सेम होते हैं, और कुछ विशिष्ट कारक होते हैं एस फैक्टर जिसे हम कहेंगे, तो वो अलग अलग होते हैं। तो ये आपकी टू फैक्टर थ्योरी या इसके अंदर दो कारण बेसिकली देखा गया, द्विकारक सिद्धांत से कहा गया। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इन दोनों प्रश्नों, चारों प्रश्नों का हल आपने निकाल लिया है। एक कारक सिद्धांत मतलब जिसपे एक ही पहलू पे बल दिया जाए, ठीक है। द्विकारक का मतलब जहां पर हम दो चीजों पे फोकस कर रहे हो, और दो चीजों पे आपका एक हो गया सा कारक जो आपका सामान्य हो गया, और वी कारक मतलब विशिष्ट कारक। सा कारक मतलब वैसे कारक होते हैं जो हम सब के अंदर जनरली, अगर हम ह्यूमन बीइंग है तो सबके अंदर वो पाए ही जाते हैं, सबके अंदर वो पाए जाते हैं, नॉर्मली वो सबके अंदर होता है। लेकिन अलग अलग से मान लेते हैं वाइफ एंड हस्बैंड है, इन दोनों के अंदर कुछ चीजें सिमिलर होगी और कुछ चीजें बिल्कुल ही डिफरेंट होगी, है ना, कुछ चीजें बिल्कुल अलग अलग इनका स्पेशलाइजेशन सेट होगा। तो उसी तरह से यहां पर इस चीज को समझना है आपको, और समझाना भी है इस तरह से अपने एग्जाम में। तो आगे चलते हैं और इसी टॉपिक के को कैरी ऑन करके मैं आपको फिनिश कर दूंगा ये आपका, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो में नहीं बनाऊंगा। आप सबसे उम्मीद यही करूंगा कि आप जो है वीडियो का जैसा भी रिस्पांस रहेगा मैं उसके आगे फिर वीडियो नेक्स्ट कंटिन्यू करूंगा। सो प्लीज जो है मैं वीडियो को ज्यादा इसलिए नहीं बड़ी करूंगा क्योंकि आप लोग थक जाते हो, बोर हो जाते हो। अगर आप लोग की रिस्पांस रहा, डिमांड रहा, तो मैं वीडियो को बड़ी करके ताकि रिकॉर्डिंग फिर करूं, ताकि आप सब जो है इंटरेस्ट साथ में दोनों चीजों का फोकस करना चाहता हूं, आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आप पूरे इंटरेस्ट साथ पढ़े और आप बोर भी ना हो, ठीक है। तो मेरा भी बेसिकली दो फैक्टर थ्योरी को मैं भी लेके चल रहा हूं,
ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं। जो मैंने आपको समझाया है वही सारी बातें यहाँ पर उन्होंने लिख रखा है, जो मैंने एक्सप्रेशन दिया है वो पूरी बात यहीं पर है। तो मैं इसको अब नहीं पढ़ रहा हूँ बिकॉज वही सारी चीजें वही है। देखो यहाँ पर उन्होंने लिख रहा है कोई वस्तुकार बन जाता है, कोई गायक बन जाता है, कोई खिलाड़ी, है ना, सबका अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट के अंदर। हम देखेंगे स्पेयरमैन के सिद्धांत के बाद लुईस थ्रस्टन आए, है ना, दूसरे आपके तीसरे साइकोलॉजिस्ट कह रहा है प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत इन्होंने दिया। तो भूलना मत दोस्तों, जितने सिद्धांत आपके आ रहे हैं सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कह रहा है इन्होंने प्रस्तुत किया। कह रहा है इनमें कहा गया इसमें कहा गया कि बुद्धि के अंतर्गत 7 प्राथमिक मानसिक योग्यता होती है। ठीक है, जो लुईस थ्रस्टन थे इनका मानना था बुद्धि के अंदर जो है 7 जो है प्राइमरी जो है मेंटल एबिलिटीज होती हैं, बेसिक एबिलिटीज होती हैं। और उसके अंदर क्या क्या होती हैं? पहला आपका हो गया वाचिक बोध, मतलब शब्द संप्रत्यों के अर्थ तथा विचारों को समझना। ठीक है, तो ये अपने में एक बड़ी अच्छी बात है। साइकोलॉजिस्ट लोग होते हैं वो बातों से बहुत सारी चीज समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाचिक बोध आपका हो गया। दूसरा आपका संख्यात्मक बोध, संख्यात्मक योग्यता। कुछ ऐसे मैथमेटिशियन होते हैं स्टूडेंट्स, उस नंबर सीरीज के ऊपर उनको बहुत सारा ज्ञान होता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इनकी भी बात कहीं ना कहीं सही है। तो उनका एक विशेष कौशल होता है संख्या को लेकर के। देशिक संबंध मतलब प्रतिरूपों और रचनाओं का मानस, है ना, मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर रचना मतलब पूरी तरह से एक रचना उनके अंदर भरी होती है। और वो बहुत ही मतलब स्पेशल तरह से वो क्या होते हैं, प्रतिरूप और रचनाओं को लेकर के अपने अंदर सिस्टमेटिक एक जो है चेंज देखते हैं बाकी लोगों से। ठीक है, और आपका चौथा आता है प्रत्यक्षिक गति। इसका अर्थ होता है यहाँ पर विस्तृत प्रत्यक्षीकरण करने की गति, मतलब समझने की गति। एक तरह से देखा जाए किसी चीज को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करने की उसकी गति होती है जो तीव्र होती है, उसकी समझ की गति आप कह सकते हैं तीव्र होती है। शब्द प्रवाह, कुछ लोग आपने देखा होगा बोलने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। मैं एक व्यक्ति का नाम लूंगा यहाँ पर शब्द प्रवाह की जब क्षेत्र में बात कर रहा हूँ, तो वो व्यक्ति आपके हैं कुमार विश्वास। आपने कुमार विश्वास का नाम जरूर सुना होगा। एक हमारे इंडिया के महान जो है कवि हैं और बहुत ही फेमस रहे हैं, पीएचडी है हिंदी से। ठीक है, तो आप उनके बारे में अगर नहीं जानते उनके बारे में सर्च कीजिएगा। मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है, आम आदमी पार्टी से। और मेरे जो है बड़े पसंदीदा जो है कवि हैं वो। और उनका मुझे जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उनकी बात करने की जो स्टाइल है, उनकी सौम्यता जो है, उनका जो वो गहनता उनके अंदर जो है चीज़ों का मतलब जो नॉलेज का, वो सब मुझे कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा जो है मोटिवेट करता है और एक्साइट करता है। ठीक है, तो शब्द प्रवाह उनके अंदर बहुत कमाल है। वो अपने शब्दों से निश्चित रूप से आपको मोहित कर लेंगे। स्मृति, कुछ लोग की याददाश्त बहुत तेज होती है, तीव्र होती है। वो जो एक बार पढ़ लेते हैं कभी भूलते नहीं। तो आपने ऐसे भी लोग देखा होगा, है ना, उनकी भाई जो कुछ एक बार पढ़ ले उनसे कुछ भी याद करवा लो। कुछ लोग ऐसे होते हैं 100 फोन नंबर्स याद कर लेते हैं। आप बोलते जाओ याद करते चले जाएंगे। ऐसे आप गूगल करेंगे तो आपको चीजें मिल जाया करेंगी, अद्भुत सरप्राइजिंग चीजें मिलेगी, सरप्राइजिंग लोग आपको मिलेंगे। आपने एक गूगल बॉय आपने देखा था कौटिल्य टाइप का, है ना, वो उससे जो पूछो वही ये बता देता था। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे चीजें आपको अलग अलग बुद्धि के स्तर हैं। तो वही चीज अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और 7th आपका है आगमनात्मक तर्कना, मतलब दिए गए तथ्यों से सामान्य नियमों को व्युत्पन्न करना। मतलब जो भी तर्क दिए गए हैं, जो भी तर्क वितर्क हो रहे हैं, उसमें उसके अंदर से कुछ जो है सामान्य जो है नियमों का क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट कर लेना, उसको बाहर कर लेना, उसको समझ जाना। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये दोस्तों है कि अलग अलग आपने देखा विद्वान आए, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने बुद्धि के सिद्धांत के को लेकर के उन्होंने अपने अलग अलग तर्क दिए। जैसी रिक्वायरमेंट थी वैसा तर्क दिया गया। सबसे पहले अल्फ्रेड बिने आए थे, उन्होंने बोला कि बुद्धि भाई एक कारक है। उसके बाद आपके पास दूसरे आगे स्पेयरमैन आ गए, उन्होंने बोला नहीं इसके 2 कारक हैं। और 2 कारक में उसको फिर उसने और अच्छे से क्लैरिफिकेशन दिया, बोला एक सामान्य जो सबके अंदर सेम सेम होता है और कुछ विशिष्ट होते हैं, सा कारक और वी कारक, है ना, डबल फैक्टर थ्योरी आई। उसके बाद हम आगे आए, नीचे देखा गया तो तीसरे आपके साइकोलॉजिस्ट आ गए बुद्धि के सिद्धांत को लेके। अभी तक हमने जहां तक पढ़ा है तो ये क्या कहते हैं, लुईस थ्रस्टन ये कहते हैं नहीं भाई 7 इसमें स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं। और ये जो चीजें होती हैं कहीं ना कहीं जब हम इसको पढ़ते हैं समझ हमें भी लगता नहीं यार सही बात है कि हमें ये चीजें देखने को अपने सराउंडिंग में देखने को मिलती है। सो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। मैं आज की वीडियो यहीं स्टॉप करूंगा। सो हम चल लेते हैं यहां तक जहां तक मैंने कलरफुल कर रखा है आप सबके लिए। उसके बाद मैं वीडियो को स्टॉप करूंगा। सो इसके बाद देखो आर्थर जेनसन आते हैं
ने बुद्धि का एक पदानुक्रमिक मॉडल प्रस्तुत किया कह रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि योग्यताएं दो स्तरों प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर पर कार्य करती है। मतलब आपने देखा कि थर्ड के बाद फोर्थ आपके मनोवैज्ञानिक आ गए, उनका नाम है आर्थर जेनसेन। उन्होंने क्या कहा कह रहा है, जो बुद्धि होती है वो पदानुक्रमिक मॉडल के रूप में होती है, और उन्होंने दो जो है मॉडल उसके दो स्तर उन्होंने बताया। ठीक है, उन्होंने कहा कि योग्यताएं दो स्तर की होती हैं। प्रथम स्तर जो फर्स्ट लेवल है, अब वह क्या होता है उसको समझते हैं। तो प्रथम स्तर इससे कहा गया साहचर्यात्मक अधिगम। अधिगम का मतलब मैंने आपको समझाया है का होता है कह रहा है, जिसमें आगत और निर्गत लगभग समान होती है। कहने का मतलब ये है कि आपने जो पढ़ा, ठीक है, एग्जैक्टली वही आप समझ गए, बस उतना ही, उससे ज्यादा उससे कम या ज्यादा नहीं समझे, है ना। मतलब आपने मैथ्स का एक क्वेश्चन कर लिया और उस क्वेश्चन को करने के बाद बस वही क्वेश्चन आपको करना आता है, उसके जैसे, उससे मिलते जुलते, उससे सेम लॉ पे, सेम नियम पे आप पता। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है आपको लगता है कि ये जो है बेसिकली क्या ऐसा होना चाहिए? ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर हम ऐसे ही करने लगे तो पूरी तरह से रोबोटिक हो गया। हम जितना हमारे अंदर चीजें सेट है बस उतना ही कर पाएंगे, तो बिल्कुल हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे स्तर होते हैं, ऐसे लोग हमें देखने को निश्चित रूप से मिलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर उदाहरण भी देखो दिया गया है। उदाहरण के लिए रट कर किया जाने वाला अधिगम तथा स्मृति, मतलब जो याददाश्त होती हैं या अधिगम जो भी होते हैं, ये जो है रट के जो किए जाते हैं वो एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं। सो दोस्तों, मैं एक और अच्छा आपको उदाहरण देता हूं। जैसे बचपन में क्या होता है, आपने देखा होगा आपके सराउंडिंग में जो बच्चे होते हैं, अगर उनसे बोला जाए बेटा बी फॉर बॉय होता है, तो जब बड़े होंगे तो उनको लगेगा यार बी फॉर क्या होता है, बी फॉर बॉय होता है, बी फॉर बलून नहीं होता, बी फॉर बेबी नहीं होता, बी फॉर जो है बॉल नहीं होता। तो बेसिकली जो टीचर एक बार उनके माइंड में सेट कर देती है ना, तो वो चीज उनके अंदर हो जाती है। इसे कहते हैं बेसिकली जो है अधिगम और स्मृति। मतलब जो चीज उसने रट लिया है वही वो बोलेगा। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, द्वितीय स्तर संज्ञात्मक क्षमताओं का होता है कह रहा है। इसमें जो है बेसिकली क्या होता है, उच्च स्तरीय कौशल होता है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि अगर बी फॉर बच्चे को बॉय पढ़ाया जाए तो वो तुरंत हाँ बोलेगा कि यस। अगर उसने इन शब्दों को सुना है, बी फॉर बलून भी है, बी फॉर बेबी भी है, ओके, बी फॉर बॉल भी है, तो वो बी से जितने भी आपके अलग अलग और वर्ड्स बनते हैं उन सबको भी वो कहेगा। सो ऑफ कोर्स यही चीजें हैं, यही बुद्धि के अलग अलग स्तर को हमें समझाती हैं दोस्तों। तो आगे की वीडियो हम इसको और कंटिन्यू करके आगे आपको अच्छे से समझाएंगे। सो टिल देन स्टूडेंट्स, आप सभी को अपना ध्यान रखना है। आज हमने पढ़ा है क्लास 12 की साइकोलॉजी इज इन हिंदी मीडियम, और आप सबसे यही गुजारिश होगी, ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर कभी मेरी वीडियो आपको डिले होते दिखे तो आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। मैं आप सबके लिए वीडियो बनाऊंगा ही। मेरा काम यह है कि आप सबकी साइकोलॉजी कंप्लीट करना, ठीक है, कंप्लीट 12th क्लास की साइकोलॉजी को इसी तरह से जिस तरह से पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज को एक्सप्लेन करके समझाना। बस आप लोग किया क्या करो, वीडियो को पूरा देखा करो, ध्यान से सुना करो। नहीं देखोगे चलेगा, सुन लोगे बगल में रख के, वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये चीज मैं शुरू में 2-3 वीडियो में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बार बार नहीं करना चाहूंगा, कहीं ना कहीं आपका और मेरा समय खराब होता है दोस्तों। ठीक है, वीडियो को स्किप मत किया करो, ये चीज आप अपने दिमाग में सेट कर लो। अगर स्किप नहीं करोगे तो मैं बोलना छोड़ दूंगा, और आप पूरी तरह से वीडियो को देखो, ध्यान से देखो, समझ के देखो। आप फोन को या जो भी आप गैजेट यूज करते हो उसको साइड में रख के ध्यान से मेरी वीडियो को लेक्चर सुनो। आपको डेफिनेटली ये चीजें क्लियर होंगी, आप बहुत अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, और वीडियो का जैसे ये हम फर्स्ट चैप्टर कवर करते हैं स्टूडेंट, मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के दूंगा जिसके अंदर कंप्लीट 1 चैप्टर एक ही वीडियो में और बहुत जबरदस्त से मैं एक समराइज कर लूंगा। लेकिन उससे पहले आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए चैप्टर्स को लेकर, ताकि आप साइकोलॉजी में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए। और मैं इंग्लिश हिंदी दोनों तरह की मीडियम में साइकोलॉजी पढ़ाता हूं, तो किसी भी मीडियम के स्टूडेंट्स आप रहें तो हमसे जुड़े रह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आखिरी बात आप सबसे ये करूंगा स्टूडेंट्स, कहूंगा प्लीज मेरे इस चैनल को अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करो। मेरा गोल ये है कि मैं मेरी रीच जो है मैक्सिमम हो, मैक्सिमम लोगों तक मैं पहुंच सकूं और मैं मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सकूं। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।